नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की, संक्रमण के प्रसार पर रोक लगाने की जरूरत पर बल दिया। देश में कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर 62.78% हुई। 5,15,000 से लोग पूरी तरह स्वस्थ। भारतीय के औषधि महानियंत्रक ने कोविड-19 के गंभीर मरीजों के उपचार के लिए आइटोलिजुमैब के इस्तेमाल की अनुमति दी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भविष्य में स्वास्थ्य के प्रति खतरों से बचने के लिए देश में पर्यावरण के अनुकूल वास्तुशिल्प और डिजाइन के इस्तेमाल का आह्वान किया। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में 2 आतंकवादी ढेर और अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग जिले में एक मुठभेड़ में NSCN-IM गुट के 6 उग्रवादी मारे गए। दोपहर समाचार में मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति की आज समीक्षा की। उन्होंने देश के विभिन्न भागों की स्थिति और विभिन्न राज्यों की तैयारियों का जायजा लिया। श्री मोदी ने सार्वजनिक स्थलों पर व्यक्तिगत स्वच्छता और सामाजिक अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने और इसके संक्रमण का प्रसार रोकने के प्रयास निरंतर किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने ये बात दोहराई कि इस बारे में कोई लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने दिल्ली में महामारी की स्थिति पर नियंत्रण करने में केंद्र, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों के प्रयासों की सराहना की। श्री मोदी ने निर्देश दिया कि अन्य राज्य सरकारों को भी समूचे NCR क्षेत्र में कोविड-19 महामारी का प्रकोप कम करने के लिए ऐसा ही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। समीक्षा बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, नीति आयोग के सदस्य, कैबिनेट सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 महामारी से 5,15,386 व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 19,873 व्यक्ति कोरोना से ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 62.78% हो गई है। 5 शीर्ष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और राजस्थान में स्वस्थ होने की दर 76% से ऊपर है। स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की संख्या के मामले में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है और उसके बाद दिल्ली तथा तमिलनाडु का स्थान है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 27,114 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिन्हें मिलाकर संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 8,20,916 हो गई है। देश में पिछले 24 घंटों में 519 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है, जिन्हें मिलाकर देश में मृतकों की संख्या बढ़कर 22,123 हो गई है। इस महामारी से मृत्यु दर 2.69% दर्ज हुई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि देश भर में पिछले 24 घंटों में 2,82,511 नमूनों का परीक्षण किया गया है। अभी तक 1,13,07,000 से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। ICMR कोविड-19 जांच केंद्रों की संख्या में निरंतर वृद्धि कर रहा है। देश भर में 1,180 प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें कोरोना संक्रमण की जांच की जा रही है। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने कोविड-19 के सामान्य से गंभीर लक्षणों वाले रोगियों के मामले में आइटोलिजुमैब टीके के सीमित आयात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। क्लिनिकल जांच में संतोषजनक नतीजे प्राप्त होने के बाद इस औषधि के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। सामान्य से गंभीर त्वचा रोगियों के उपचार के लिए पहले से ही आइटोलिजुमैब टीके के इस्तेमाल की अनुमति मिली हुई है। गृह मंत्रालय ने मीडिया में प्रचारित कोविड-19 निगरानी समिति के गठन की खबरों को खारिज कर दिया है। गृह मंत्रालय ने बताया कि इस प्रकार की कोई समिति नहीं बनी है और लोगों को इस प्रकार की गलत खबरों और अफवाहों से सतर्क रहना चाहिए। फर्जी नोटिस में दावा किया गया था कि कोविड संबंधी परेशानियों के समाधान के लिए एक 25 सदस्यीय कोविड निगरानी समिति बनाई गई है। बिहार के 5 जिलों नालंदा, वैशाली, बेगूसराय, जमुई और गोपालगंज में फिर से पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इन जिलों में कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह फैसला किया गया। इन जिलों में पूर्ण लॉकडाउन लागू होने के बाद राज्य के 15 जिलों में लॉकडाउन लागू हो गया है। नालंदा, वैशाली और बेगूसराय में 6 दिनों के लिए लॉकडाउन लागू होगा, जबकि जमुई में ये अवधि 5 दिन की होगी। गोपालगंज के 4 ब्लॉक में 18 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों को कोरोना मरीजों के लिए 50% बेड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। एनएमसीएच पटना, जेल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भागलपुर और अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल गया में कोरोना मरीजों के लिए 2344 बेड का इंतजाम किया गया है। पटना एम्स को कोविड अस्पताल घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य कर्मियों को हर हाल में कोरोना जांच की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है। इस बीच राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 14,330 हो गई है। 10,251 रोगी उपचार के बाद घर लौट चुके हैं। 3,967 का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। लोगों के स्वस्थ होने की दर 72% है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। गुजरात में कोविड मरीजों की संख्या 40,155 हो गई है। अकेले अहमदाबाद में 22,849 रोगी हैं। राज्य में महामारी से 2,024 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 1,500 से अधिक मृत्यु अहमदाबाद में हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शहर में नए मरीजों और मौतों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। सूत्रों के अनुसार जुलाई के पहले 10 दिनों में इससे पहले के 10 दिनों की तुलना में नए मामलों में 22% और मृत्यु की संख्या में 45% की कमी दर्ज की गई है। अहमदाबाद जिले में जुलाई के पहले 10 दिनों में 1,832 नए मामले और 70 मरीजों की मृत्यु दर्ज की गई, जो इससे पहले के 10 दिनों के दौरान नए मामलों की संख्या 2,349 और मृत्यु की संख्या 129 थी। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। मुंबई में कोविड-19 के नए रोगियों की संख्या में कमी आई है। इससे लोगों को कुछ राहत मिली है। शहर में अब 22,738 रोगियों का इलाज चल रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोगियों के 2 गुना होने की दर में भी कमी आई है और अब ये लगभग 50 दिन हो गई है। मुंबई में मरीज ठीक होने का दर 68% हो गया है। महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार और मुंबई महानगर निगम के कारगर प्रयासों के कारण धारावी जैसे सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में इस महामारी को काबू में लाया गया और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इन प्रयासों की सराहना की है। संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसुस ने 10 लाख की आबादी वाले धारावी इलाके का उदाहरण देते हुए कहा कि इस वायरस पर किस तरह काबू पाया जाता है, उसकी ये मिसाल है। इस दौरान पुणे, थाने, कल्याण, वर्धा और मीरा भाईंदर के स्थानीय प्रशासन ने मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए अपने क्षेत्रों में लॉकडाउन जारी किया है। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देश की सबसे बड़ी मलिन बस्ती धारावी में कोविड-19 का फैलाव रोकने के मुंबई के प्रयासों की सराहना की है। WHO के अध्यक्ष टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि इस सफलता का श्रेय आक्रामक कार्रवाई और राष्ट्रीय एकता तथा वैश्विक प्रतिबद्धता को दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों से ऐसे उदाहरण मिले हैं जिनसे पता चलता है कि सघन फैलाव होने के बावजूद स्थिति पर नियंत्रण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इटली, स्पेन, दक्षिण कोरिया के साथ महानगर मुंबई का धारावी क्षेत्र भी एक मिसाल बन गया है। तमिलनाडु सरकार कोविड के इलाज के लिए प्लाज्मा पद्धति को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के उपाय कर रही है। सरकार चेन्नई में राजीव गांधी अस्पताल में प्लाज्मा बैंक बनाने की तैयारी में है। दिल्ली के बाद प्लाज्मा बैंक स्थापित करने वाला चेन्नई देश का दूसरा शहर बन जाएगा। इस बीच तमिलनाडु में कोविड संक्रमित लोगों की संख्या 1,30,000 से अधिक हो गई है। राज्य सरकार ने चेन्नई में सोमवार से आईटी कंपनियों को 50% कर्मचारियों के साथ कार्यालय खोलने की अनुमति दे दी है। कर्नाटक में कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए जांच नियमों में संशोधन किया गया है। बेंगलुरु में संक्रमण का जल्द पता लगाने के लिए RT-PCR जांच के साथ कोविड-19 एंटीजन जांच शुरू की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यहां पिछले कुछ दिनों में बड़ी संख्या में लोगों में ये संक्रमण पाया गया। राज्य राजधानी में अभी 11,687 एक्टिव प्रकरण हैं और 206 लोग कोविड की वजह से जान गई है। बेंगलुरु में रिकवरी रेट केवल 22% है। इसी कारण सरकार ने निश्चय किया है कि बेंगलुरु में RT-PCR टेस्ट के अलावा एंटीजन परीक्षा की जाएगी। कर्नाटक का कोविड मृत्यु प्रमाण 3.8% है और बेंगलुरु में ये 6% है। राज्य में तुमकुरु जिला 12.9% के साथ सबसे ज्यादा मृत्यु प्रमाण दाखिल किया है, जिसके बाद धारवाड़ और बीदर का नंबर आता है। राज्य भर में 1,28,456 लोग एक्टिव क्वारंटीन में हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। नागालैंड में कोविड-19 के 11 नए मरीजों की पुष्टि के साथ राज्य में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 743 हो गई है।
अब तक 304 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में महामारी से मृत्यु की अभी तक कोई खबर नहीं है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड-19 महामारी के बारे में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह प्रसारित करता है। इस कड़ी में आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के संधिवात विभाग की प्रमुख डॉक्टर उमा कुमार ने लोगों को सुझाव दिया कि वे सुरक्षित दूरी का पालन करें, बार बार हाथ धोएं और खांसते समय शिष्टाचार का पालन करें। Only thing which helps is social distancing or physical distancing. Along with it, you have like hand hygiene, washing your hands very frequently, and cough etiquettes like while coughing or sneezing, just cover your face and nose. Use tissue paper or cloth, or if you don't have anything, you can just cough into your elbows. Third thing is using the face mask. For a general public, you can use cotton face mask, and then they have to be very positive. Don't give up, and surely we'll conquer over this virus. पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण के मामले में दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत काफी बेहतर स्थिति में है। देश में इसकी रोकथाम के लिए किए गए उपायों के वांछित परिणाम सामने आ रहे हैं। We started getting affected later than many other countries, but we are presently in a much better position than the rest of the world, and in that sense, we are better protected. However, we still have to watch how the epidemic advances over the next 2 to 4 weeks before we can come to a judgment. But right now, it appears that our measures taken progressively from February and peaking with the lockdown are now paying dividends and showing results. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने 30 सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को लघु अवधि की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी कोरोना कवच शुरू करने की अनुमति दे दी है। इस पॉलिसी में कोरोना वायरस बीमारी पर चिकित्सा व्यय का भुगतान शामिल होगा। प्राधिकरण ने बताया कि कोविड से संबंधित विशेष पॉलिसी में लोगों की स्वास्थ्य बीमा की मूल आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा और सभी बीमा कंपनियां एक समान पॉलिसी देंगी। इस पॉलिसी में बीमा की राशि 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए के बीच रखी गई है। 18 से 65 वर्ष की आयु के लोग ये पॉलिसी ले सकते हैं। कोरोना कवच पॉलिसी स्वयं के लिए, पति पत्नी, माता पिता, सास ससुर और 25 वर्ष तक के आश्रित बच्चों के लिए भी ली जा सकती है। IRDAI ने कहा है कि ये पॉलिसी अस्पताल में भर्ती के दौरान कोविड के कारण विकसित हुई अन्य बीमारियों के लिए भी रहेगी। किसी चिकित्सक की सलाह पर 14 दिन की अवधि के लिए घरों में ही इलाज पर होने वाला खर्च भी इस पॉलिसी के दायरे में होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। संक्रमण के फैलाव पर रोक लगाने की जरूरत पर बल दिया। देश में कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर 62.78% हुई। 5,15,000 से अधिक लोग पूरी तरह स्वस्थ। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने कोविड-19 के गंभीर मरीजों के उपचार के लिए आइटोलिजुमैब के इस्तेमाल की अनुमति दी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भविष्य में स्वास्थ्य के प्रति खतरों से बचने के लिए देश में पर्यावरण के अनुकूल वास्तुशिल्प और डिजाइन के इस्तेमाल का आह्वान किया। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में 2 आतंकवादी ढेर और अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग जिले में एक मुठभेड़ में NSCN-IM गुट के 6 उग्रवादी मारे गए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि भविष्य में स्वास्थ्य के प्रति खतरों से बचने के लिए देश में पर्यावरण के अनुकूल वास्तुशिल्प और डिजाइन का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने आज भारतीय वास्तुशिल्प संस्थान के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि वास्तुकारों और डिजाइनरों को वे डिजाइन में बदलाव करना चाहिए इस महामारी के कारण पैदा हुई चुनौतियों से निपटने का, जिससे रास्ता निकले। उन्होंने कहा कि इमारतें इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि इनमें पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश और हवा उपलब्ध हो। उपराष्ट्रपति ने स्मार्ट सिटी योजनाओं में निर्माण और डिजाइन से संबंधित कार्यों में स्थानीय शिल्पकारों को और कलाकारों को शामिल करने को भी कहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में विश्वविद्यालय परीक्षाएं आयोजित करने के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की है।
ये प्रक्रिया गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से तैयार की गई है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सुरक्षा, निष्पक्षता और समान अवसर के मानदंड शामिल किए गए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस वर्ष 30 सितंबर तक विश्वविद्यालयों में सभी टर्मिनल सेमेस्टर परीक्षाएं आयोजित करने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि ये परीक्षाएं ऑनलाइन, ऑफलाइन या दोनों तरीके से आयोजित की जाएंगी। यदि कोई विद्यार्थी अंतिम वर्ष की इन परीक्षाओं में नहीं बैठ पाएगा तो उसे बाद में एक अवसर और दिया जाएगा। इस बीच दिल्ली सरकार ने राजकीय विश्वविद्यालयों की सभी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राज्य विश्वविद्यालयों में न कोई टर्म परीक्षा होगी, न ही फाइनल ईयर की परीक्षाएं होंगी। उन्होंने कहा कि आंतरिक असेसमेंट और पिछले अंकों के आधार पर छात्रों की योग्यता को जांचने का प्रगतिशील तंत्र स्थापित किया जाएगा। श्री सिसोदिया ने कहा कि ऐसी स्थिति में जहां पूरे कार्यकाल में कक्षाएं नहीं ली गई हैं, वहां परीक्षाएं कराना और छात्रों की योग्यता जांचना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि राजकीय विश्वविद्यालय छात्रों की योग्यता जांचने की विस्तृत योजनाएं बनाएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि राजधानी दिल्ली में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के बारे में केंद्र सरकार को ही निर्णय लेना है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि देश में लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद देश की अर्थव्यवस्था फिर से सामान्य हो रही है। वे आज 7वें एसबीआई बैंकिंग और आर्थिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। The financial stability of the country, and this is one area where I think the Reserve Bank and the financial institutions, and in particular the banks, will have to work in close coordination and in close cooperation to ensure the stability of the financial system in the country. रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि कोविड-19 पिछले 100 वर्ष में स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा संकट है, जिससे उत्पादन और काम धंधे प्रभावित हुए हैं। लेकिन लॉकडाउन में ढील दी जाने के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत मिले हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के समीप नौगांव सेक्टर में आज तड़के सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। आतंकवादियों के पास से 2 AK-47 राइफल और कुछ अन्य हथियार बरामद किए गए। बारामूला के जनरल ऑफिसर कमांड मेजर जनरल वीरेंद्र वत्स ने आकाशवाणी को बताया, Troops on ground was taken to eliminate the 2 terrorists who were trying to infiltrate into our area by cutting the anti-infiltration fence. The heavily armed terrorists, dressed in combat fatigues, had taken the route through Pakistani posts in the area opposite, which clearly indicates Pakistan complicity in abetment to fomenting terror in India. अरुणाचल प्रदेश के अनेक भागों में मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजधानी ईटानगर में भारी वर्षा और चट्टाने खिसकने की घटनाओं में 4 और लोगों की मौत हो गई है। इन घटनाओं में कुल 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने वर्षा और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। भारतीय मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश के अनेक भागों में अगले 2-3 दिन के दौरान भारी वर्षा की चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से जानमाल के नुकसान पर दुख प्रकट किया है। अरुणाचल प्रदेश में आज सुबह सुरक्षा बलों की कार्रवाई में लोंगडिंग जिले में NSCN-IM गिरोह के 6 सदस्य मारे गए। ये कार्रवाई असम राइफल्स और अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने मिलकर की। पुलिस के अनुसार लोंगडिंग जिले में वक्का सर्किल के नगीनू गांव क्षेत्र में संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें असम राइफल्स के एक जवान के घायल होने की भी खबर है। अरुणाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक RP उपाध्याय ने बताया कि मारे गए उग्रवादियों के कब्जे से कई हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। According to information with us, they were trying to target some security forces and also to kidnap some important person for ransom. And kind of weaponry and ammunition we have recovered. It is a very important catch. मिजोरम सरकार ने पिछले कुछ हफ्तों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में बार-बार आए भूकंपों को देखते हुए केंद्र सरकार से सहायता की मांग की है। राज्य सरकार ने पूर्वी मिजोरम में और भूकंप वेधशाला केंद्र बनाने की मांग की है। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी को भेजे पत्र में मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने जमीनी स्थिति के अध्ययन और मूल्यांकन के लिए भूकंप विशेषज्ञ और भू वैज्ञानिकों को राज्य में भेजने की भी अपील की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि चंफई में भूकंप के झटके सिलसिलेवार महसूस किए गए। चंफई जिले में पिछले 21 दिनों में भूकंप के कम से कम 50 झटके महसूस किए जा चुके हैं।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बाढ़ के दौरान नुकसान कम करने के लिए कुछ उपायों की सलाह दी है। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में एनडीएमए के सदस्य कमल किशोर ने बाढ़ से पहले सतर्कता उपायों के विषय में जानकारी दी। बाढ़ आने से पहले अपने आप को सतर्क रखें। रेडियो, टीवी, समाचार पत्रों में जो ताजा जानकारी दी जा रही है, वार्निंग दी जा रही है, उस पे हमेशा अपना ध्यान रखें। अपना मोबाइल फोन चार्ज रखें। जहां तक हो सके एसएमएस का प्रयोग करें ताकि उसकी बैटरी ज्यादा से ज्यादा समय तक चले। अपने पालतू जानवरों को बांध कर न रखें और एक इमरजेंसी किट तैयार करके रखें अपने घर के लिए, जिसमें प्राथमिक उपचार की चीजें हों, डायरिया की दवा हो। जो महत्वपूर्ण कागज हैं आपके पास, एक वाटरप्रूफ थैले में डाल के संभाल के रखें। श्री कमल किशोर ने कहा कि बाढ़ के दौरान लोगों को पानी में जाने से बचना चाहिए और बिजली के खंभों तथा तारों से दूर रहना चाहिए। उन्होंने ये भी सलाह दी कि बाढ़ के पानी में डूबे फल या सब्जियां न खाएं और मलेरिया से बचाव के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें। कैमरे से दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण होने के कारण अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के चौथे चक्र को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस उपलब्धि को महत्वपूर्ण बताया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत का शानदार उदाहरण है, जिसे संकल्प से सिद्धि के जरिए प्राप्त किया गया है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बाघों की संख्या दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 4 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया है। ताजा गणना के अनुसार देश में इस समय 2,967 बाघ होने का अनुमान है। इस तरह दुनिया में कुल बाघों की 75% संख्या भारत में है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंतर्गत लॉकडाउन के 3 सप्ताह के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 25 कार्यक्रमों के तहत 5 करोड़ 98 लाख कार्य दिवस के लिए रोजगार सृजित किया गया है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि एनडीए सरकार प्रवासी श्रमिकों के प्रति जिम्मेदार और संवेदनशील है। सरकार ने कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में मत्स्य क्रायो बैंक स्थापित किए जाएंगे। इससे मछली पालन में लगे किसानों को हर समय मछलियों के वांछित श्रेणी के शुक्राणु उपलब्ध हो सकेंगे। मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने कल राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस पर इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि विश्व में पहली बार मत्स्य क्रायो बैंक स्थापित किया जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि मछलियों के उत्पादन बढ़ाने में इससे क्रांतिकारी बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के अब तक के सर्वाधिक निवेश से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आरंभ की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय कोरोना काल में भी किसानों और कृषि कार्यों में सुविधा के लिए कई उपाय कर रहा है। मंत्रालय के अनुसार खरीफ फसलों की बुआई संतोषजनक रही है। पिछले वर्ष लगभग 96 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई की तुलना में इस वर्ष धान की बुआई लगभग 121 लाख हेक्टेयर में हुई है। साथ ही पिछले वर्ष खरीफ के मौसम में लगभग 24.5 लाख हेक्टेयर में दालों की बुआई हुई थी, जबकि इस बार यह क्षेत्र 64 लाख हेक्टेयर से अधिक है। मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष तिलहन की बुआई 139 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई है, जबकि पिछले वर्ष यह क्षेत्र लगभग 75 लाख हेक्टेयर था। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वर्ष 2023 से 2024 तक 10 लाख टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड को पर्याप्त कोयला खंड आवंटित किए गए हैं। कल धारवाड़ में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि भारत ने पिछले वर्ष 25 करोड़ टन कोयला आयात किया था। ऐसी स्थिति से बचने के लिए व्यावसायिक कोयला खनन को बढ़ावा दिया जाए। Whatever is being produced by the Coal India, that is, though it is one of the world's largest coal producing company, the limitation is that they can produce as on date 700 kilometer, and we are trying to take it up to 1,000 million ton. But in spite of that, there will be shortage. Having the 4th or 5th largest reserves of the coal, we want to see that coal import is fully stopped. That's why we are giving it to the private people for the commercial mining. आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रतिवर्ष 11 जुलाई को यह दिन मनाया जाता है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक ट्वीट में कहा कि परिवार कल्याण योजना सतत विकास का न केवल आधार है, बल्कि गरीबी उन्मूलन तथा खुशहाल जीवन की प्राप्ति में भी बड़ा योगदान है। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य और पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश के विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की आवश्यकता है। बढ़ती हुई आबादी हमारे लिए एक चुनौती के रूप में हो गया है।
अगर हम दुनिया में ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, विकसित राष्ट्रों के साथ खड़ा होना चाहते हैं, तो हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना होगा, एक ऐसा कड़ा कानून जो देश में सब पे लागू हो। आमतौर पर माता पिता अपने बच्चों को घर उपलब्ध कराते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में फुटपाथ पर रहने वाले एक दंपत्ति को कक्षा 10 की परीक्षा में बेटी को मिली सफलता की बदौलत घर मिला है। एक रिपोर्ट। इंदौर के शिवाजी नगर मार्केट क्षेत्र में फुटपाथ पर अपने माता पिता और 2 छोटे भाइयों के साथ रहने वाली भारती खांडेकर ने मध्य प्रदेश राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं की परीक्षा में 68% अंक प्राप्त किए हैं। मीडिया में उसकी सफलता की कहानी सामने आने के बाद इंदौर नगर निगम ने इस परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक फ्लैट आवंटित किया है। नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए संचालित इस योजना के तहत हमने उन्हें 1 कमरे, हॉल और रसोई घर वाला फ्लैट आवंटित किया है। नए फ्लैट में जाने के बाद भारती ने मीडिया कर्मियों से कहा कि वह IAS अधिकारी बनना चाहती है। मेरा सपना IAS ऑफिसर बनने का, बहुत रोशन हुआ नाम, तो अब मेरे को इतनी खुशी हो रही कि मैं जितनी पढ़ाई की थी उससे कहीं ज्यादा पढ़ाई करूं और जितने नंबर लाए थे उससे भी ज्यादा नंबर लाऊं। भारती के पिता दशरथ खांडेकर मजदूर हैं, जबकि मां लक्ष्मी घर घर जाकर काम करती है। भारती एक सरकारी स्कूल में पढ़ रही है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के आम चुनावों में विजय प्राप्त करने के लिए ली सिएन लूंग को बधाई दी है। श्री लूंग की पीपल्स एक्शन पार्टी ने आज सिंगापुर के आम चुनाव में विजय प्राप्त की, जिनसे उनका लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बनना तय हो गया है। श्री मोदी ने सिंगापुर के लोगों के शांतिपूर्ण और खुशहाल भविष्य की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 67वीं कड़ी होगी। लोगों को अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। लोग अपने संदेश रिकॉर्ड करने के लिए 1811117800 डायल कर सकते हैं या नमो ऐप, ओपन फोरम या MyGov पर संदेश लिख सकते हैं। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहे और कई स्थानों पर हल्की वर्षा हुई। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। मुंबई में बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर वर्षा हुई। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक जा सकता है। चेन्नई में तापमान 23 और 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। जम्मू में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, अधिकतम 38 डिग्री तक जा सकता है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहे, यहां न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, अधिकतम 38 डिग्री तक रहने का अनुमान है। ब्रिटेन के युवराज चार्ल्स ने कोरोना संकट के दौरान भारत की जीवन शैली की प्रशंसा करते हुए कहा है कि भारत की विविधता और दृढ़ता उनके लिए व्यक्तिगत रूप से प्रेरणा का विषय रही है और पूरी दुनिया इससे सबक ले सकती है। भारतीय वैश्विक सप्ताह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारतीय दर्शन और जीवन मूल्यों में जीवन की निरंतरता और मनुष्य तथा प्रकृति के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों पर बल दिया गया है। बांग्लादेश में राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समिति ने आगामी ईद उल अजहा के दौरान ढाका जैसे कोविड रोग से प्रभावित शहरों के लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाए जाने की सिफारिश की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की, संक्रमण के फैलाव पर रोक लगाने की जरूरत पर बल दिया। देश में कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर 62.78% हुई। 5,15,000 से अधिक लोग पूरी तरह स्वस्थ। भारत के औषधि महानियंत्रक ने कोविड-19 के गंभीर मरीजों के उपचार के लिए आइटोलिजुमैब के इस्तेमाल की अनुमति दी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भविष्य में स्वास्थ्य के प्रति खतरों से बचने के लिए देश में पर्यावरण के अनुकूल वास्तुशिल्प और डिजाइन के इस्तेमाल का आह्वान किया। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में 2 आतंकवादी ढेर।
और अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग जिले में एक मुठभेड़ में NSCN-IM गुट के 6 उग्रवादी मारे गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।